स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र मैगजीन के इस बेहतरीन एडिशन में। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल फार्मिंग की। कई बार हम सिर्फ और सिर्फ खेती की बात करते हैं, लेकिन फार्मिंग को, खेती को कैसे प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट किया जाए, कैसे वहां से प्रॉफिट निकाला जाए, और कौन कौन से टेक्निक्स का, कौन कौन सी फार्मिंग का, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर हो गया, इन सब के ऊपर में कैसे फोकस किया जाए। तो ये मार्च 2024 की ये मैगजीन है और इसका हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एनालिसिस करने वाले हैं। इस सेशन की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ किसी फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत कर लीजिएगा। आपको इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मेरे को यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि देखिए, फार्मिंग टेक्निक के अंदर में हम कैसे डिजिटल और इनोवेटिव मेथड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया, आपका ड्रोन का यूज़ करना हो गया। आप जैसे देखते होंगे कि क्या मैं डाटा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके यील्ड की प्रोडक्शन में। यील्ड कितना होगा, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर में डिजिटल एंड इनोवेटिव टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर सकती हैं, रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों, ये वाला जो एरा है, ये वाला जो डिकेड है, इसमें कॉन्टिन्यूसली एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें रेवोल्यूशन होना शुरू हो चुका है। लेटेस्ट लेवल पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे हैं ड्यू टू द एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फूड सेक्टर बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब एक चीज़ समझिए कि लगातार हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो बढ़ रही है, और इस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण में दोस्तों फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और उस डिमांड को मीट करने के लिए एग्रीकल्चर की टेक्निक के अंदर में क्या होगा, इनोवेशन भी होगा। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में ज़ीरो हंगर एक टारगेट है जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है। इसीलिए जो एग्री फूड सिस्टम है एग्जिस्टिंग, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए मोस्ट प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड रिसिलिएंट में। क्योंकि अभी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, पूरा सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर एफिशिएंसी को कैसे लाया जाए, तो जो डिजिटल एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर में ये पोटेंशियल है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको बढ़ा सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, एंड इवन जो मार्केट के प्रोस्पेक्ट हैं उसको भी इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, ई-नैम अगर अब है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, तो आप अपने प्रोड्यूस को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल जाएगा। वरना एक समय था कि आपको अपने नियर बाय ही क्या करना पड़ता था, सेल करना पड़ता था। तो डिजिटल एग्रीकल्चर बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट बाय इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करेंगे। अब कुछ भारत के बारे में जानते हैं। जैसे भारत में मिल्क का प्रोडक्शन हो, चाहे जूट का प्रोडक्शन हो, पल्सेस का हो, इनमें हम फर्स्ट रैंक पर आते हैं दोस्त। सेकंड नंबर पर वीट, राइस, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, कॉटन एंड शुगर केन के प्रोडक्शन में आते हैं। भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशेस का, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स का भी अगर देखा जाए। While output is not the most serious issue in Indian agriculture, small holding, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे किसानों के पास में छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, जिसके कारण में सफिशिएंट रेवेन्यू फार्मर्स नहीं अर्न कर पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर हम इनोवेटिव फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जहाँ पर आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर, स्पेशल डाटा,
इन सबको एनालाइज करेंगे और उनके बेसिस पर बिल्कुल जो एग्जैक्ट यहाँ पर खेती हो सकती है उसको आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या क्या न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र की यूज की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट का यूज़ करके अपने जो सोविंग सीज़न है, पैटर्न है, उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर जहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप कंबाइन करेंगे किसके साथ में, जैसे सेंसर्स हो गया, आप देख सकते हैं डाटा एक्सचेंज कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें होंगी। वर्टिकल फार्मिंग जिससे आप क्या, क्योंकि लैंड के ऊपर में तो संभव इतना नहीं है, तो वर्टिकल फार्मिंग जिससे आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्या करेंगे आप, मिनिमाइज करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है जो सप्लाई चेन को इंश्योर करेगा, ट्रेसेबिलिटी को, कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ गया। आप देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी होगा। इट enables farmers to plan their field precisely, which makes it easier for machines to navigate and applies resources. ड्रोन्स, ऑलरेडी मैं इसका कई बार एग्जांपल आपको देता हूँ कि हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स का यूज़ किया जा सकता है, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, सेंसर कैमराज का यूज़ किया जा सकता है। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जो अपने आप क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, प्लांटिंग, प्लाइंग, ये सारी चीज़ें, प्लस में अपने आप सेंसर ऑन हो जाना, अपने आप इरिगेशन ऑन हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, पानी का यूज़, हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर समान ही इस्तेमाल होना चाहिए, ये डिफरेंट रेट्स पर इस्तेमाल होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पर, तो कैसे उसका यूज़ किया जाए। सॉइल मॉइस्चर सेंसर आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई पानी की कितनी आवश्यकता है, कितना मॉइस्चर कंटेंट इसमें ऑलरेडी है और कितने मॉइस्चर को और ज़्यादा ज़रूरत है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी कैसे आपको हेल्प कर सकता है। जैसे ये वर्कर की सेफ्टी को एनहांस कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सॉइल डिग्रेडेशन के अंदर रोकने में आपको हेल्प कर सकता है, केमिकल का जितना कम यूज़ हो, इफेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी बेनिफिट होगा, प्लस में जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उनको भी रोक सकता है। तो आप देखेंगे जो एआई स्ट्रेटेजी है हमारी, वो यही कह रही है कि हमें कैसे इकोनॉमिक और सोसाइटल जो एडवांटेजेस हो सकते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज के द्वारा, उनका हमें मैक्सिमम यूज कैसे करना है। ये एक्नॉलेज करती है कि एग्रीकल्चर एक की सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर दोस्तों जहां पर 40 to 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसी के ऊपर में क्या कर रही है, खेती कर रही है, वो फार्मिंग के ऊपर में ही क्या है, डिपेंडेंट है। ये चीज समझिए आप सभी के सभी। और वहां पर अगर 40 to 50% हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यानी कि लाइवलीहुड भी, रूरल इकोनॉमी भी, और इकोनॉमी से फिर आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, सब चीजें आपस में हैं। तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प कर सकता है, और जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें भी हेल्प कर सकता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी हेल्प कर सकता है, और साथ में ही दोस्तों हमारी जो फूड डिमांड के साथ साथ में जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जो क्लाइमेट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, उसको भी एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है। वाटर, क्योंकि खेती के अंदर में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो पानी को कैसे जुडिशियली और एफिशिएंटली यूज़ किया जाए उसमें भी हेल्प कर सकता है। चलिए अब कुछ टॉपिक देखते हैं। बैम्बू फार्मिंग, बांस। तो बैम्बू को बहुत फास्ट तरीके से उगाया जा सकता है, एक तो इसे मेन क्रॉप के नाते भी कि भाई हम सिर्फ बैम्बू की खेती करेंगे, या फिर सब्सिडरी क्रॉप के नाते भी कि भाई किसी और चीज़ की खेती चल रही हो साथ में इसकी भी चल रही है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड हैज़ ए वैरायटी ऑफ डाइवर्स यूजेस। कम पानी की ज़रूरत है, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स इसके यूज़ हो सकते हैं। इसकी मार्केट है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि लोग इसका काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मटेरियल भी बनाना, इवन आजकल तो हाईवे पर भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं देख रहा था कि नितिन गडकरी जी ने एक ट्वीट किया था कि कैसे जो बैरियर्स होते हैं उसमें बैम्बू का यूज़ किया जा सकता है। तो बैम्बू मे बी ग्रोन इन ब्रॉड रेंज ऑफ सॉइल टाइप क्लाइमेट। ये वैली में, स्ट्रीम्स के अराउंड, रिवर्स, पॉन्ड्स, हर जगह पर उगाए जा सकते हैं। दे ग्रो इन टेम्परेचर बिटवीन 7 डिग्री सेल्सियस
एंड 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या होती है? रेनफॉल जनरली एनकरेजेस बैम्बू ग्रोथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। आइडियल एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 1200 से लेकर 4000 मिलीमीटर के आसपास में रेनफॉल चाहिए होता है। दे आर टेम्परेचर अडेप्टेबल, जहां पर आप देखेंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस से ये 45 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या कर सकते हैं? सस्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इसको आप कहीं पर भी उगा सकते हैं। बैम्बू के क्लोथिंग में यूज़ किया जा रहा है आजकल, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दे कैन ग्रो बेस्ट इन द सॉइल विद pH रेंज ऑफ 5 to 6.5, while certain species can tolerate a pH of 3.5 only. Their optimal growth of bamboo comes in encouraged by soil, high nitrogen, फिर आप देखेंगे कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। और प्लस में बैम्बू को आप कनेक्ट कर सकते हैं, पता है किसके साथ में? जो ट्राइबल हैं उस पॉपुलेशन के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप और एक और चीज़ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र बैम्बूज के लिए चाहिए होते हैं? एक पोटेशियम चाहिए होता है, एक फॉस्फोरस चाहिए होता है, एक नाइट्रोजन चाहिए होता है। वुड की जो ऐश होती है और साथ में ऑर्गेनिक कंपोस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के नाते इसके बैम्बू की खेती के अंदर में। आप देखेंगे नेशनल बैम्बू मिशन भी लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर में जो बैम्बू का जो प्लांटेशन है उसको क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। और इसके मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो रिमोट एरिया हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पर बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर सकता है? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रोल प्ले कर सकता है। बैम्बू का आप यूज़ कर सकते हैं फैब्रिकेशन के अंदर में, क्योंकि ये लाइट एंड डेलिकेट होते हैं, तो इसको आप प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। बैम्बू फाइबर मटेरियल इज़ नेचुरली ग्लॉसी एंड एंटी बैक्टीरियल। बैम्बू फाइबर फैब्रिक जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर पे। बैम्बू एज ए मेडिसिन भी यूज़ हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कोल्ड फ्लू और अदर इलनेस के अंदर में, नोज़िया, नेजल कंजेशन, इनमें क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जा सकता है। प्लस में बैम्बू के यूटेंसिल्स भी बनते हैं, चम्मच, इवन आजकल बॉटल भी बनने लग गई हैं, कुकवेयर, सारी चीज़ें। बैम्बू का आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, कटलरी, नाइफ होल्ड, इन सब चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो जस्ट मैंने बताया ना ट्वीट, तो बैम्बू का यूज़ हो रहा है, ये देखिए, क्रैश बैरियर्स के रूप में भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बैम्बू, जिसको हम कई बार बाहुबली टू सेव लाइव्स भी बोलते हैं, इज़ द वर्ल्ड्स 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर है। ये चीज़ आप देखिए, ठीक है, मेड फ्रॉम बम्बूसा बाल्का, वह बैम्बू स्पीसीज से बना, बेटर रिसाइकलिंग वैल्यू और इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये भी आप बाहुबली, ये भी चीज़ नोट कर सकते हैं। बैम्बू का अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भारत में देखा जाए तो 2020 का अगर डाटा देखें तो बैम्बू 35%, बैम्बू आप समझ रहे हैं ना, बांस मार्केट शेयर इन इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखा जाए, बैम्बू का जो ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है और 5.7% की ग्रोथ रेट से वो चल रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है बैम्बू की अगर देखा जाए तो। ठीक है, बैम्बू की फ्लोरिंग, पल्प, पेपर एंड प्लाईवुड, ये बेस्ट आइटम्स है जिनका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर में आ रहा है। इंडिया, चाइना, वियतनाम और म्यांमार सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? बैम्बू के कॉन्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है मशरूम का कल्टीवेशन। मशरूम प्रोटीन के नाते बहुत अच्छा होता है। मशरूम एडिबल फंजाई होता है जिसको आप खा सकते हैं। इसको आप वाइल्ड में, सॉइल पर, वुड के ऊपर में उगा सकते हैं। और मशरूम का जो कल्टीवेशन है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर है। जैसे आप बैम्बू का भी एग्रीकल्चर हमने प्रॉफिटेबल में देखा, ऐसे ही दोस्तों ये भी है। इंटीग्रेटिंग मशरूम कल्टीवेशन इन एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम विल सप्लीमेंट इनकम ऑफ फार्मर। भाई जो आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं उसी के अंदर में आप क्या करिए? मशरूम के कल्टीवेशन को भी इंटीग्रेट कर लीजिए, जिससे क्या होगा? आपकी इनकम ही बढ़ेगी। मशरूम कैन सप्लीमेंट एंड कंट्रीब्यूट इन अचीविंग न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी। मैंने जस्ट आपको बताया कि न्यूट्रिशन के मामले में जो आपका मशरूम है काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। ग्लोबल मशरूम का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 44.2 मिलियन टन है 2021 के अंदर में। ठीक है, द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है किसका है? शी टेक मशरूम, फिर ऑयस्टर मशरूम, फिर ब्लैक एयर मशरूम, बटन मशरूम, फ्लैमिलीना मशरूम, पैडी स्ट्रॉ
और अदर मशरूम। भारत के अंदर में 0.28 मिलियन टन ऑफ मशरूम होता है हर साल। भारत का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 90 ग्राम है, जो कि बहुत लेस है अदर कंट्रीज के मुकाबले में। देखा जाए यूएसए में देखिए तो 1.49 केजी है, आप चाइना में देखिए 1.16 केजी है। तो यानी कि आपको अगर मशरूम का कल्टीवेशन करना है, साथ में ये भी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी जिससे मशरूम की डिमांड भी इंक्रीज हो, जो फार्मर को अल्टीमेटली क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मशरूम का कल्टीवेशन क्या है, प्रॉफिटेबल है। मशरूम को आप इंडोर और कहीं पर भी उगा सकते हैं, इसके लिए आपको एरेबल जो लैंड है उसकी ज़रूरत नहीं है। एट प्रेजेंट अगर 4 मशरूम देखा जाए, बटन मशरूम, oyster mushroom, paddy straw mushroom and milky mushroom have been recommended for year round cultivation in India। ठीक है, तो farmers can start cultivation even in small room with minimum infrastructure in short duration crop। अगर आप देखेंगे तो ये 1 से 3 महीने के अंदर में उग जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 20 to 30% है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट हो तो और ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता रहता है। तो ये भी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। प्लस मशरूम के अंदर में प्रोटीन्स काफ़ी अच्छे हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और ये फैट में भी काफ़ी कम रहता है। तो इसलिए कई जगह पे इसको न्यूट्रिशन के नाते क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। शुगर भी इसमें कम कंटेंट रहता है, तो इसको सुपर फूड कंसिडर किया जाता है। मशरूम कंटेन गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी प्रोटीन, 30 to 40 ऑन ड्राई वेट बेसिस अगर देखा जाए। ऑल्सो रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ओनली वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन डी, मशरूम कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एलिवेटिंग द प्रेवलेंट विटामिन डी डेफिशिएंसी। प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ सकता है। 2020 में देखा जाए तो भारत ने 8.65 मिलियन यूएस डॉलर को क्या किया, एक्सपोर्ट किया मशरूम के। ठीक है, एक है मॉर्शेला। वैसे मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो नेचुरली आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। इसको हम लोकली गुच्ची भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एपी कल्चर यानी कि मधुमक्खी का पालन करना। तो एपी कल्चर is the science and culture of honeybees and their management। Beekeeping is the practice of intentional maintenance of honeybee colonies commonly in hives by human। Beekeeping, apiculture, शहद भी मिलेगा आपको, साथ में क्या किया जैसे इससे वैक्स वगैरह इन सब चीज़ों में हो सकता है। तो बी कीपर मे कीप बीज, मधुमक्खियों को, इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी एंड बी वैक्स और एनी अदर पर्पस फॉर पॉलिनेटिंग क्रॉप्स और टू प्रोड्यूस बीज फॉर सेल टू अनदर बी कीपर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एपीकल्चर के अंदर में ही आती हैं, और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं उसको एपियारी बोला जाता है। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज ए मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज कॉलोनी कॉमनली बाय ह्यूमंस। ठीक है, इन इंडिया बी कीपिंग हैज़ बीन मेनली फॉरेस्ट बेस्ड। सेवरल नेचुरल प्लांट्स लगाए गए हैं जहाँ पर पॉलन के लिए इसको लगाया जाता है। ग्लोबली देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बीज, मधुमक्खी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर 4 प्रकार के हनी बीज की स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, जिसको आप देख सकते हैं एपिसेरेना इंडियन और एशियन हनी बी, और ए मेलिफेरा जिसको हम यूरोपियन हनी बी भी बोलते हैं, और 2 जो हैं वाइल्ड स्पीशीज है, एक डोरसेटा रॉकी हनी बी और उसके फ्लोरेरा ड्वार्फ हनी बी। प्लीज़ नाम नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को भी लॉन्च किया है 2020-21 से लेकर 2022-23 के लिए। 500 करोड़ रुपए का इसमें एलोकेशन किया था। इंडिया मेजर हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में। नेचुरल हनी को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैप कर सकते हैं इस मार्केट को, हनी के प्रोडक्शन को और बी के हनी कीपिंग, ये सारी चीज़ें क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं बी कीपिंग में, जैसे कई बार क्या होता है, हनी बॉक्सेस का नहीं मिल पाना, मार्केटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होना, इनसफिशिएंट इंस्ट्रक्शन, आपको अवेयरनेस नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है।
लेकिन अगर इन चैलेंजेस को पार पा लिया जाए तो स्कोप बहुत बड़ा है कि आने वाले समय में एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इंडियन एपीकल्चर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच वैल्यू ऑफ 33,128 मिलियन बाय 2024। इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट नेचुरल हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। मेजर कंट्रीज में देखा जाए जैसे यूएसए, सऊदी अरेबिया, कनाडा, कतर में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, जैसे हनी ब्लड और आर्टरीज को क्लीन करता है। हनी इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू थ्रोट इन्फेक्शन। यूज ऑफ हनी बाय चिल्ड्रन इज बेस्ट टेक्निक टू इंक्रीज देयर मेमोरी पावर। यूज ऑफ हनी अवॉइड्स कफ, कोल्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। ये सब इसके क्या है, बेनिफिट हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना कि नॉर्मल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, नॉर्मल जो खेती हो रही है, उसके साथ में अगर आप इन चीज़ों को भी क्या करें, इंटीग्रेट कर लें तो इंडियन एपीकल्चर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इंडियन हनी मार्केट रीच द वैल्यू ऑफ 17.29 बिलियन इन 2020 और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा भी ग्रो करेगा। तो हनी बी से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे सबसे पहला हनी, शहद, ठीक है, रॉयल जेली, इसका भी क्या में मिनरल्स लाइक जैसे आयरन, सल्फर, कॉपर, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आपको देखने को मिलती है। बी वैक्स, ठीक है, इसको सॉलिडिफाई किया जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोपोलिस, ये क्या है, बी वैक्स एंड रेजन्स का है जो कि प्लांट से कलेक्ट किया जाता है। बी वेनम जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है, और पॉलन जो कि फ्लावर पॉलन, नेक्टार, एंजाइम्स, इन सब का मिक्सचर है और ये अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों में होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बाय प्रोडक्ट हैं, बेनिफिट हैं। ठीक है, बी हनी क्या ना कि प्रोडक्शन के साथ साथ में इन सब चीज़ों में भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये एक चीज़ इससे रिलेटेड हमें समझने में आती है कि अब आपको वही चीज़ कह रहे हैं ना कि मान के चलिए आप अगर इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो जैसे गन्ना उगा रहे हैं आप सभी के सभी, तो क्या है उसके अंदर में भी तो आपको ये सभी के सभी बेनिफिट पहुंचाएगा। आप क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, आप वीट की खेती कर रहे हैं, गेहूं की, तो वही क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा आपको इनकम दे सकता है। ऐसे ही दोस्तों फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल की खेती, तो यानी कि आप फूल की खेती करके भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो फ्लोरिकल्चर इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स। तो इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हो रहा है, ग्रोथ भी इनमें हो रही है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा अगर हम देखते हैं तो जो कमर्शियल डिमांड है ऑर्चिड्स की वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक ग्रोथ, एक एक्सपोर्ट मार्केट हम बन सकते हैं आने वाले समय में अगर हम इस क्या करें, इसकी खेती को बेहतर करें। ठीक है, तो की फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो भाई लोकल अडेप्शन इज एविडेंट इन इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड ट्रेडिशन अगर देखा जाए, ऑर्चिड्स हैव होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन वेरियस ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स। गवर्नमेंट की कई सारी इनिशिएटिव हैं जहाँ पर वो ग्रोवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑर्चिड का जो कल्टीवेशन है इंडिया के अंदर में कॉन्टिन्यूसली इसलिए भी एक्सपेंड कर रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, साथ में हम उसको बाहर भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर। एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो हो रहा है, बट अगर आप ऑर्चिड फ्लोरिकल्चर का सेक्टर अगर देखें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज है। मैनी ग्रोवर्स स्पेशली इन रिमोट एरियाज लैक एक्सेस टू मॉडर्न ग्रीन हाउस फैसिलिटी। एडवांस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो उसके कारण प्रोडक्शन उस प्रकार से नहीं होता। प्लस में डिसीज मैनेजमेंट, इफेक्टिव पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट नहीं हो पाना, ये क्या करता है, कल्टीवेशन को खराब कर देता है। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री को कैसे क्या करना है, ग्रो करते हुए रखना है। तो वहाँ पर कैसे इको फ्रेंडली कल्टीवेशन मेथड्स को अपनाना, ऑर्गेनिक क्या नाम है मेथड को अपनाना, ये एक बहुत बड़ा है। और इसके सबसे बड़ा चैलेंज तो ये ना, हम नॉर्मल अगर फार्मर से कहें भाई कल से जाके आप फूलों की खेती शुरू कर दो, तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको क्या है, उस प्रकार की स्किल होनी चाहिए, उस प्रकार की उनके पास में आप वहाँ पर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें, तभी जाकर वो क्या कर पाएंगे, उसकी खेती कर पाएंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये बेसिकली फार्मिंग में, एग्रीकल्चर के अंदर में एक्स्ट्रा इनकम कैसे इंश्योर किया जाए, तो ये सब के सब ऑप्शंस भी क्या है, एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट का कई बार सेचुरेशन भी हो जाता है। रैपिड ग्रोथ जो है ऑर्चिड इंडस्ट्री की, वो मार्केट सेचुरेशन की तरफ भी लेकर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए और भी फ्लावर को क्या किया जाए, उनकी खेती की जाए।
ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च की ज़रूरत है, एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जस्ट मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन अगर स्टेट्स देखा जाए तो आप वेस्ट बंगाल देखेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेश कट अगर रोजेस देखा जाए तो 5% इंडिया का क्या है एक्सपोर्ट के अंदर में रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों आप सभी खेती के अंदर में आपने नोट किया होगा कि फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि अपने आप में क्या है ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है खतरनाक है। दूसरा, ये केमिकल जब बारिश होती है तो रन ऑफ होके पानी में जाकर मिल जाते हैं, तो वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं। एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट करते हैं। तो एक इसका ऑल्टरनेटिव हमेशा से कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर आप ऐसे फार्मिंग करें, ऐसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें जहाँ पर आपको केमिकल फर्टिलाइजर की, सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड है, सिंथेटिक इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जिससे क्या होगा, एक तो भाई इसको परचेस करने के लिए जो आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जो कॉस्ट लगती है वो भी कम होगी, है ना। प्लस में धीरे धीरे करके आप जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, भाई सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होगी, वाटर का पॉल्यूशन नहीं होगा, और ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और आपकी जेब के ऊपर में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है। 50.8 मिलियन टन से हम 329.7 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कंसर्न यही है कि इसका एडवर्स इंपैक्ट हेल्थ और इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है केमिकल इनपुट का, कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो लॉन्ग रन में क्या किया जाएगा, ये आपको नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन की हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, हर किसी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो नीड क्यों है, इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, सॉइल को कंजर्व करता है, हमारी हेल्थ को और वाटर पॉल्यूशन को भी क्या करता है, बचाता है, एंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूट टू रिसेलियंस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की जेब से जो इनकम लगती है इसके अंदर में वो भी कम हो सकती है। ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट को कम करता है एक तरफ, दूसरी तरफ में क्या करता है, बेटर मार्केट एक्सेस भी क्रिएट करता है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है। इट प्रोवाइड्स बेटर इनकम एंड मार्केट एक्सेस, बेनिफिट कंज्यूमर, कंज्यूमर जिसको कंज्यूम करेंगे उनको भी बेनिफिट है, क्योंकि ये सेफर फूड ऑप्शन में आता है, हेल्दियर फूड ऑप्शन में आता है, हायर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो हेल्थ ऑफ कंज्यूमर की हेल्प करेगा ही करेगा। पोटेंशियली ओपन्स अप इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो भारत में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेटस देखा जाए तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2001 में लॉन्च हुआ था, जिससे हमारे देश के अंदर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल सेक्टर की शुरुआत होती है। एनपीओपी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे एक्रेडिशन होगा, कैसे सर्टिफिकेशन होगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोसेस का। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो 2004 में स्टैब्लिश हुआ था, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कंट्री। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में, अगर आप एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग देखेंगे उसमें करंटली अराउंड 2.4% ऑफ नेट कल्टीवेटेड एरिया वो किसके अंदर में आता है, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। तो अगर आप देखेंगे ऑल स्टेट में, सारे स्टेट में छत्तीसगढ़ ड्यू टू इट्स लार्ज वाइल्ड हार्वेस्ट एंड कलेक्शन एरिया वो टॉप पर आता है, जहां पर क्या है सबसे ज्यादा क्या हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। सिक्किम दोस्तों फर्स्ट स्टेट बनता है वर्ल्ड के अंदर में टू बिकम फुली ऑर्गेनिक फ्रॉम 2016, ये भी चीज आप नोट कर सकते हैं। इंडिया with 15.99 lakh organic producers has honor of having highest number of organic farmers in world। ये कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो टॉप 10 स्टेट आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, India achieved a commendable milestone by producing
2972.39 thousand metric ton of organic product. The organic production is not limited to edible sector but also extend to its जैसे फाइबर, मेडिसिन, हर्बल और एरोमेटिक प्लांट, कॉटन, इन सब में भी क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए यूएस एंड ईयू वर द टॉप ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर मान के चलिए इस ऑर्गेनिक मार्केट को हम टैप करते हैं तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। जस्ट अभी देखा हमने कि मध्य प्रदेश सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाईएस्ट लेवल पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मामले में, जहाँ पर भारत का 28% यहीं पर ही प्रोडक्शन हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ फाइबर क्रॉप्स सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद में ऑयल सीड एंड शुगर क्रॉप्स ये सारे के सारे आते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज़ मेनली एक्सपोर्ट इंटेंसिव। 2022-23 में देखा जाए तो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। जो रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है वो 5525.18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी जस्ट हमने देखा कि यूएसए, यूरोपियन मार्केट, कनाडा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है जिससे हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट ने भी जैसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, नेशनल मिशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें किसी चीज़ से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। परंपरागत कृषि विकास, परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल खेती रही है 2015 में, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया जिससे क्या किया जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या किया जा सके, पुश किया जा सके। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश करने के लिए फार्मर को क्या चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो इसके तहत में उनको मिले। अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर फॉर्म टू कल्टिवेट ऑर्गेनिक क्रॉप्स and are supported with financial aid for input, seeds and other essential resources. This scheme not only facilitates the transition to organic farming but also promotes community participation and cooperation. Challenges क्या क्या है? सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, लैक ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफिकल्टी सबसे बड़ी क्या आती है, पेस्ट एंड डिसीज को मैनेज करने में, क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन के अंदर भी चैलेंज आता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न, हेल्थ के कंसर्न और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो इनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस में ऑर्गेनिक के साथ में एक और बहुत बड़ा इशू आता है, लो प्रोडक्टिविटी शुरुआत में। तो ये भी दर्शाता है कि रिसर्च को हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के कारण में हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी वाला इशू है वहाँ पर कोई चैलेंज ना आ जाए। ठीक है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं इसके अंदर में, ये भी पॉइंट को हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि श्रीलंका के अंदर में ये एक इशू देखने में मिला कि क्योंकि प्रोडक्शन इसका क्या होता है, एक टाइम के लिए कम होता है, तो कहीं ऐसा ना हो ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कम हो जाए जो क्या करे, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोडक्शन के साथ साथ में जो हमारी फूड सिक्योरिटी की नीड है उसको इम्पैक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट है डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। तो डेयरी एंड फिशरीज आर टू इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा। भारत हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड के अंदर में। नेशनल इन्वेस्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन इंडस्ट्री जो है वो क्या रिपोर्ट करती है कि इंडिया प्रोड्यूसेस 126 मिलियन लीटर मिल्क ऑफ पर डे और कंट्रीब्यूट करता है 24.64% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो यूएस है, चीन है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। मिल्क प्रोडक्शन भारत का जो है वो 58% है, वो इंक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड के अंदर में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर्स इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप देखेंगे 8 करोड़ से ज़्यादा फार्मर डायरेक्टली क्या है, एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर में। अब ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि डेयरी सेक्टर क्या होता है अगर ग्रोथ करता है तो इसके जो बेनिफिशियरी है वो क्या होगा, आपके फार्मर भी होंगे, हमारा इकोसिस्टम भी होगा। ऐसे दोस्तों अगर फिशरी सेक्टर को देखा जाए तो इंडियन फिशरी सेक्टर हैज़ ग्रोइंग एट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 7%। आप देखिए जो भारत का इतना बड़ा वास्ट कोस्टल रीजन है वहाँ पर फिशरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हमारी जीडीपी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। भारत वर्ल्ड के अंदर में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का ग्लोबली, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक्वा कल्चर का, जहाँ पर देखा जाए 8% ग्लोबल फिशरीज का प्रोडक्शन हो रहा है।
फिशरी इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, मिलियन ऑफ लोगों को देखा जाए 2.8 करोड़ फिशर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों सेक्टर के ऊपर में फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड, जहां पर हमने कोशिश करी कि मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी उसके रेस्पेक्ट में हमें मिल्क प्रोपोर्शन को बढ़ाना था। तो ये 1973 1974 में शुरू होता है। तो वाइट रिवोल्यूशन के साथ साथ में दोस्तों टेक्नोलॉजी को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आपको ध्यान होगा कि 100% हमने एफडीआई को भी अलाउ कर दिया एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के अंदर में। अच्छा, एक चीज़ देखी जाए, फिश का सेक्टर है, वहाँ पर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क के अदर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर में भी दोस्तों क्या है, स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो कैसे इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि, और ब्लू रिवोल्यूशन हमने 2015 में लॉन्च किया इस स्कीम को, और जिसका मेन एम यही है कि कैसे भारत के अंदर में जो फिशेस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करके भारत की जो इकोनॉमी है उसमें क्या किया जाए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया जाए। जो फार्मर हैं, जो फिशरी कर रहे हैं, जो फिश की खेती कर रहे हैं, वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो जैसे आप देखेंगे ब्लू रेवोल्यूशन को कौन डेवलप कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए, अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो जानवर हैं उनको क्या है, कई सारी बीमारियां भी होती हैं, तो उनको वैक्सीनेट करना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपको मैंने बताया कि मत्स्य यानी कि फिश सेक्टर के अंदर में स्टोरेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है। तो वहाँ पर कैसे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स को बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, उसके लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स को क्या है, इनकरेज किया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि देश के अंदर में हर एक फार्मर सिर्फ कुछ ही चीज़ों की फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि ये आपके डाइवर्सिफाई जितना आप करेंगे फार्मिंग सेक्टर को, उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये फार्मर की इनकम को इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ में ही दोस्तों ये क्या करेगा, पुश करेगा किस चीज़ के लिए, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी। ठीक है? जैसे आप क्या नाम है, किसी जानवर को पालते हैं तो वहाँ से जो उसका वेस्ट निकलता है उसको आप एज ए खाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं डेयरी और फिशरी सेक्टर के अंदर में, सबसे बड़ा है डिसरप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन। ये कोल्ड स्टोरेज की बार बार बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू बोथ डेयरी एंड फिशरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चैलेंजेस इसके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल फार्मिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि देखिए लैंड तो लिमिटेड है, तो आप वर्टिकल फार्मिंग करें जिससे क्या कर सके, आप जो फूड की नीड है उसको भी फुलफिल कर सकें। तो वर्टिकल फार्मिंग रिवोल्यूशनाइज कर रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बाय एम्प्लॉइंग सॉइल लेस कल्टिवेशन इन ए मल्टी लेवल प्रोटेक्टेड इंडोर एनवायरमेंट, डिपार्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल सॉइल बेस्ड फार्मिंग। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एनहांस फूड प्रोडक्शन, जस्ट अभी बताया कि पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, सॉइल तो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में, क्वालिटी को मेंटेन करने में, और सस्टेनेबल अर्बन फार्मिंग। अब शहरों के अंदर में भाई इतनी ज़मीन नहीं है तो खेती कहाँ से होगी, तो वर्टिकल फार्मिंग क्या कर सकता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब इसमें अलग अलग चीज़, जैसे आप फिश की इधर कर लिया, ऊपर रेन वाटर को आपने यहाँ से आया, नीचे क्या किया उसके अंदर में यूज़ करना शुरू किया। तो वर्टिकल फार्मिंग अडॉप्ट्स अ यूनिक अप्रोच टू मैक्सिमाइज स्पेस एंड एफिशिएंसी बाय कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर और इंक्लाइंड सर्फेसेस। ठीक है, वेरियस शेप्स साइज में क्या किया जा सकता है, इनको किया जाता है। देखेंगे तीन मेथड होते हैं, एक हाइड्रोपोनिक और एक एरोपोनिक और एक्वापोनिक्स, तो तीनों आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। हाइड्रोपोनिक क्या होता है, जहां पर आप क्या करेंगे, जिसको आप सॉइल लेस फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, इट इज सिस्टम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट सॉइल, ऑफन कॉल्ड सॉइल लेस फार्मिंग, जहाँ पर आप लिक्विड न्यूट्रिएंट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर में उसको रखते हैं। द लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर में देखा जाए, जो प्लांट रूट्स आर सस्पेंडेड आइदर इन द स्टैटिक लिक्विड सॉल्यूशन और continuously flowing nutrient mixture. Hydroponic growing system requires continuous attention to the crop
जैसा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं होता। अब इसके अंदर में क्या होता है, 60 to 70% लेस वाटर यूज होता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक। ऐसी दोस्तों एरोपोनिक। एरोपोनिक पे क्या किया जाता है, इसको भी सॉइल फ्री कह सकते हैं, मिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर में जहाँ पर रूट हैंगिंग रहते हैं क्लोज्ड एयर कंटेनर के अंदर में। ठीक है, दिस मेथड यूज 90% लेस वाटर देन हाइड्रोपोनिक्स एंड हाईली एफिशिएंट सिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन, एरोपोनिक्स। ठीक है, इसके अंदर में आप फिश प्रोडक्शन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लांट कल्टीवेशन के साथ में। ठीक है, डीप वाटर कल्चर, जैसे प्लांट इज सबमर्ज्ड इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दिस इन्वॉल्व्स सस्पेंडिंग द प्लांट रूट्स इन अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर दैट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो वर्टिकल फार्मिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, खास तौर पे अर्बन एरिया के अंदर में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के अंदर। हाइड्रोपोनिक मैक्सिमाइज कर सकता है आपके रिसोर्सेज के यूज को, ऑल ईयर अराउंड आपका क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है और यील्ड को भी इंक्रीज कर सकता है। रिसर्च ये शो करते हैं कि सपोर्टिव पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स क्या कर सकते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो इस कुरुक्षेत्र के एनालिसिस में दोस्तों बेसिकली हमने डिस्कस किया कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं उसके अलावा और किन किन सेक्टर्स में फार्मिंग करी जा सकती है जिससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी और जो एनवायरनमेंट के ऊपर में एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता था उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही था। आई होप आप सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसकी सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।